मॉर्निंग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने तड़ित चालक के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में, और ऐसी परिघटनाएं जो मानव जीवन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है। पहले हमने तड़ित के बारे में पढ़ा था, तो हमें ये उसके बारे में जानकारी रही कि हम तड़ित से कुछ बचाव कर सकते हैं, या तड़ित की हमें थोड़ी बहुत संभावना रहती है, क्योंकि ये अक्सर मौसम के अनुसार आती है। ठीक है, तो वो चेतावनी मौसम में दे देता है। यदि तड़ित झंझा होती है तो सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इन घटनाओं से होने वाली जो क्षति है उसके लिए हमारे पास बचाव करने का समय होता है, क्योंकि मौसम भी होता है, तड़ित भी होती है, झंझावत भी होती है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में हमारे पास टाइम नहीं होता है, न सूचनाएं होती है, वो होती है भूकंप। तो भूकंप के बारे में अपने को कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। हमें पूछा जाए कि भूकंप है क्या। ठीक है, देखो, भूकंप क्या है? एक हलचल है, पृथ्वी का कंपन या झटका है। ठीक है, तो भूकंप के बारे में भविष्यवाणी करने की अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ना ही हमारे पास ऐसा कोई सूचना तंत्र है जो हमें भूकंप के बारे में जानकारी दे सके। न हमारा विज्ञान इतना अभी तक कार्रवाई कर पाया है कि वो इसके बारे में जानकारी जुटा सके। भूकंप के बारे में बात करें, जो विशाल भूकंप अपने भारत में आए हैं, तो 8 अक्टूबर 2005, ठीक है, 8 अक्टूबर 2005 का अपने को दे रखा है। उत्तरी कश्मीर का एक भूकंप है जो उड़ी और तंग धार शहरों में बड़ा ही शक्तिशाली था। इसी प्रकार 26 जनवरी 2001 के भूकंप को भी शायद कोई नहीं भूल सकता, जब बड़े पैमाने पर लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे। उसी स्थिति के अंदर ये भूकंप आया था। लेकिन ये भूकंप उस वक्त गुजरात भुज के अंदर एक बड़े विनाश के रूप में भी सामने आया था, जिसमें चित्र के द्वारा देखो अपने को दिखाया गया है कि किस प्रकार भूकंप के द्वारा इमारतें वो धराशायी हो जाती हैं, जगह जगह जो सड़कें हैं वो टूट जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं। तो वो बड़ा शक्तिशाली भूकंप होता है। तो भूकंप क्या है? क्या भूकंप को जानकारी पहले कर सकते हैं? क्या हम इसको रोक सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। न तो भूकंप के बारे में जानकारी पहले होती है, और ना ही हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है, भूकंप क्या होता है? ठीक है, तो भूकंप है वो क्या है? पृथ्वी का कंपन या कोई झटका है। यदि पृथ्वी की भूपरपट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ होती है तो भूकंप आते हैं। देखिए, भूमि जैसी अपने को दिखाई देती है, ठीक वैसी है नहीं, इसके अंदर परतें हैं। भूकंप हर समय आते रहते हैं, कभी किसी स्थान पर, कभी किसी स्थान पर, कभी किसी स्थान पर भूकंप लगातार आते हैं। लेकिन ये भूकंप इतने शक्तिशाली नहीं होते कि लोगों को हानि पहुंचाए, इसलिए इनको नोटिस नहीं किया जाता। लेकिन विशाल पैमाने पर जब भूकंप आता है तो वो बहुत शक्तिशाली होता है, तो वो बहुत बड़ा नुकसान हमारे सामने लाता है। और जब भूकंप शक्तिशाली होते हैं तो भवनों को, पुलों को, बांधों को, सड़कों को, बड़ी बड़ी इमारतों को, छोटी इमारतों को और जनमानस को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकते हैं। इससे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन, सुनामी भी आ जाते हैं। देखिए, बाढ़ आना, भूस्खलन होना, सुनामी आना, ये भूकंप से हो सकता है। 26 दिसंबर 2004 की हम बात करें तो हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था, जिसे आज तक लोग याद करते हैं। विशाल सुनामी ऐसा दोबारा नहीं देखने को मिला। हिंद महासागर के चारों ओर तटवर्ती क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। मकान धराशायित हुए थे, दूर दूर के पेड़ चले गए थे, लोगों को बहाकर पता नहीं कितनी दूर तक जाना पड़ा, कई दिनों बाद तक लोग मिलते रहे, ऐसा हुआ था। तो हिंद महासागर के चारों ओर है वो सुनामी से बड़ी तबाही मची थी। अब बात करें कि भूकंप है क्या। ठीक है, देखिए, यहाँ एक छोटी सी बात कही गई। मेरे दादी ने मुझे बताया कि पृथ्वी किसी सांड के सींग पर है, एक सींग पर है। जब सांड इसे दूसरे सींग पर लेता है तो भूकंप आता है। देखो, ये कपोल कल्पित घटनाएं हैं। विज्ञान के अंदर इस प्रकार की घटनाओं का कोई जिक्र नहीं है, कोई लेना देना नहीं है।
ये मनगढ़ंत बातें हैं जो समाज में सदियों से चली आ रही है, लोग इसको लिए फिर रहे, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि इन प्रकार की कथाओं के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ठीक है। पृथ्वी के अंदर भूकंपन के कारण ही भूकंप आता है। ठीक है। अगर हम इस चित्र को ढंग से देखें तो देखिए, पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण, यानी सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण जो भूस्पंद आते हैं वो भूकंप है, और पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है। तो भूपर्पटी की परत में भूकंप आता है। इस चित्र में हम देखें तो भूमि का सबसे अंदर का जो भाग है वो आंतरिक क्रोड कहलाता है, उसके बाहर का बाह्य क्रोड, फिर है मेंटल या प्रावार, वो जो सबसे बाहर जो हमें दिखाई दे रहा है वो है भूपर्पटी। इस प्रकार ये परतें इसके अंतर्गत होती हैं। ठीक है। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, ये कई टुकड़ों में बंटी होती है, और हम प्रत्येक टुकड़े को क्या कहेंगे? प्लेट कहेंगे। भाई हम छोटी प्लेटों को खुद भी अगर पास पास रख लें, ऊपर नीचे रख लें, थोड़ा सा उनको आगे पीछे करें तो एक दूसरे से वो टकराएंगी, तो ऐसा हो सकता है। तो ये टुकड़ों में पृथ्वी जो परत है वो खंड नहीं होकर टुकड़ों में बांटी है, और प्रत्येक टुकड़ा प्लेट कहलाता है, और ये प्लेटें लगातार गति करती रहती है, और गति करेगी तो एक दूसरे से क्या करेगी? रगड़ भी खाएगी। अब रगड़ खाएगी, टक्कर हो जाएगी, कई परतें वो मजबूत है, कई ऐसी भी जो कमज़ोर है। ठीक है। तो कमज़ोर है वो ज़्यादा दिक्कत देंगी। प्लेट के दूसरी प्लेट के नीचे आने से रगड़ खाएंगी, प्लेट नीचे आएंगी, ऊपर आएंगी, गड़बड़ होगी। तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो उसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है, और यही विक्षोभ पृथ्वी के ऊपर सतह पर हमें भूकंप के रूप में दिखाई देता है। चित्र में अपने को दे रखा है कि पृथ्वी की प्लेटों की गतियां हैं, ये यहाँ टकराती प्लेटें हैं, नीचे रगड़ खाती प्लेटें हैं। टकराती प्लेटों में तिरछापन दिख रहा है, और रगड़ खाती प्लेटों में बिल्कुल समान स्थिति दिख रही है। तो ये या तो टकराती हैं या परस्पर रगड़ खाती है। यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। हमें ये मालूम है पृथ्वी में जो प्लेटें हैं उन प्लेटों के रगड़ खाने से, गतियों से भूकंप आते हैं, लेकिन हमें उनकी गतियों का पता नहीं चल पाता, इसलिए हम भूकंप के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हमारे पास अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो भूकंप की भविष्यवाणी कर सके। यदि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक ये संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय और स्थान के बारे में जानकारी दे, ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया। पहली क्या करी है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोटों से भी भूस्पंदन उत्पन्न हो सकते हैं। ये पहली अपनी बात कह रही है, वो यहाँ बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने से, किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से, या किसी भूमिगत नाभिक के विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। क्यों? कि ये भी स्पंदन उत्पन्न करते हैं। परंतु अधिकांश जो भूकंप है वो पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण ही आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ प्लेटों की सीमाएं कमज़ोर होती है वहाँ भूकंप आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि दुर्बल जो क्षेत्र होंगे वो भूकंप क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहलाएंगे। और भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो दुर्बल है तो भ्रंश क्षेत्रों में ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। तो ऐसे भ्रंश क्षेत्र कौन से हैं? भी कश्मीर, पश्चिम तथा अपना केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान, सिंध गंगा के मैदान और दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्र भी इस भूकंप केंद्र के अंतर्गत आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के बारे में देखें तो एक तरफ ऊपर अपन देख रहे हैं, वहाँ तो है यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। और वहीं अपन नीचे की तरफ देखें तो वहाँ है इंडियन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। सॉरी। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। जैसे हम कपड़ा मापते हैं, मीटर में माप लेते हैं,
दूध हम लीटर में माप लेते हैं, चीनी हम किलो में माप लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम भूकंप की शक्ति को, परिमाण को मापें तो वो पैमाना अपना है रिएक्टर स्केल। क्या पैमाना है? रिएक्टर पैमाना। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाना परिमाण 7 से अधिक होता है। जो ज़्यादा शक्तिशाली भूकंप होते हैं वो 7 रिएक्टर से अधिक होते हैं। ठीक है, जैसे भुज और कश्मीर में जो दोनों भूकंप आए थे, शक्तिशाली थे, उनका रिएक्टर पैमाना 7.5 से ज़्यादा था और ये अपन नाप सकते हैं। ठीक है, अब भूकंप है उसके बारे में पता लगाने का एक साधारण सा यंत्र बनाया गया है। ठीक है, तो इस यंत्र में अपने चित्र में देख सकते हैं। देखो, जब भूकंप आता है तो वो स्पंदन करता है और स्पंदन से धरती में तरंगे उत्पन्न होती है और ये भूकंपी तरंगे कहलाती है। और तरंगों को भूकंप लेखी नामक जो उपकरण है वो रिकॉर्ड करता है। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो इस चित्र में देखिए एक लोलक आई है। इस लोलक को एक डोरी से लटका दिया और इस लोलक के साथ एक पेन बांध दिया। ठीक है, ये लोलक किसी आधार से लटकाया हुआ है जो डोरी से बांधा हुआ है, नीचे इसके पेन बंधा हुआ है और इसी के साथ नीचे एक ड्रम है। इस ड्रम पर कागज चिपका हुआ है। जब बर्थ में कोई कंपन होता है तो ड्रम आगे पीछे हिलता है और हिलता है तो उस ऊपर जो इसके स्पर्श किया हुआ पेन है वो उस पर चित्र अंकित करता है या तरंगे अंकित करता है। तो कागज़ पर इस प्रकार तरंगे आ जाती है तो उससे अनुमान लग सकता है कि ये भूकंप कितना शक्तिशाली था। ठीक है, तो इस प्रकार हमें उसके केंद्र का भी पता चल सकता है। विज्ञान में बहुत से पैमानों की भांति देखिए, जैसे डेसिबल पैमाना है, उसी प्रकार एक रिएक्टर पैमाना जिसका कोई रैखिक मापन नहीं है। इसका अर्थ है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं है। भैया मानते हैं पण कि ऐसा भूकंप जो 4 परिमाण का है, तो अगर 6 परिमाण का भूकंप आएगा तो वो 4 परिमाण के भूकंप से 1.5 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। ऐसा नहीं है। वास्तव में परिमाण में जो वृद्धि 2 की हुई है उसका अर्थ है 1000 गुना ज़्यादा। इसलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना से 1000 गुनी ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कहने को तो पहले वो 4 परिमाण का भूकंप था, दूसरी बार वो 6 का है, तो हम लगेंगे कि 4 से जो शक्ति हो रही थी वो 6 से 1.5 गुनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतर 2 का है। 2 का अंतर 1000 गुनी ऊर्जा के बराबर है। इसका मतलब वो उस 4 से 1000 गुना ज़्यादा है। कौन सा? 6 परिमाण वाला भूकंप। भूकंप से बचाव, देखिए हम भूकंप से बचाव कर सकते हैं, लेकिन हमें इनकी अपनी स्थिति देखनी पड़ती है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ सावधानियां हैं, उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए। देखो, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते और हम ये भी कह सकते हैं कि अत्यधिक विनाशकारी है, ये बिल्कुल कह सकते हैं। इसलिए आवश्यक कि हमें हर समय अपने बचाव के लिए सावधानियां रखनी चाहिए। अब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ भूकंप की शंका ज़्यादा रहती है, वहाँ के लोगों को इसके बारे में जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए तैयार रहना भी उनको ज़रूरी होता है। ठीक है, सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिज़ाइन इस प्रकार का होना चाहिए कि बड़े भूकंपों के झटकों को वो सह सके। ये कहाँ की बात है? वहाँ की जहाँ भूकंप आने की संभावना होती है, जो भूकंप क्षेत्र होते हैं, तो उनके घर के डिज़ाइन उसको सहने वाले होने चाहिए। और आधुनिक भवन टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसने इस बात को संभव बना दिया है कि मकान भूकंप रोधी हों। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि भूकंप से बचाव हो सके। इसके लिए किसी योग्य आर्किटेक्टर या इंजीनियर से हमें परामर्श लेकर अपने घर का नक्शा तैयार करना चाहिए। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी या इमारती लकड़ी का प्रयोग अच्छा रहता है। मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे या इमारती लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत ये होगी कि वो उपयोग में अधिक अच्छा है। यदि ढांचा गिर भी जाएगा तो कम से कम व्यक्ति को जान माल का नुकसान होने की संभावना नहीं है। अलमारी इत्यादि को दीवार के साथ जड़ देना चाहिए ताकि वो आसानी से न गिर सके। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक यानी गीजर आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखें
ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरे। देखिए गीज़र तो अक्सर अपन मानते हैं कि अपन बाथरूम में लगाते हैं, लेकिन दीवार घड़ियाँ है, फोटो फ्रेम अपने बेडरूम आदि पे लगी होती हैं, वो सीधी सर पर गिर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको ऐसी जगह ना लगाएं जहाँ भूकंप आने पर सीधे सर पे गिरे। चूँकि कुछ भवनों में भूकंप आने के कारण आग लग सकती है, अतः ज़रूरी है कि सभी भवनों में, विशेषकर ऊंची इमारतों के भवनों में अग्निशमन की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। और वो अग्निशमन यंत्र है वो एकदम कार्य स्थिति में होने चाहिए, ताकि विपरीत स्थिति आ जाए तो उनको काम में लिया जा सके। अधिकांश ये देखा गया कि लोगों को उनको काम लेना भी नहीं आता। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारियाँ विकसित की है। अब भूकंप के झटके लगने की स्थिति में बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? ठीक है, देखिए ये उपाय अलग अलग जगह अलग अलग है। यदि आप घर में हैं तो क्या करेंगे, यदि आप बाहर हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए घर के अंदर है तो आप मेज़ के नीचे घुस सकते हैं। क्यों? ताकि आप सीधे किसी ऊपर गिरने वाली चीज़ से बच सकें, झटकों से बच सकें, तब तक झटके में सोरे वहाँ से बाहर नहीं निकले। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तु से दूर चले जाएं जो आप पर गिर सकती है। ठीक है, यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, बल्कि अपने सिर का बचाव तकिए से करें। ठीक है, एक और मैं आपको बात इनके अलावा बताना चाहता हूँ कि यदि ये स्थितियाँ नहीं हैं तो हमें कमरे के किसी कोने का सहारा लेना चाहिए, यानी उसके बीच की बजाय हमें किसी कोने के अंदर खड़े होना चाहिए ताकि हम बच सकें। ठीक है, क्योंकि वहाँ गिरने वाली चीज़ का प्रभाव कम होगा। अब हम देखते हैं कि यदि हम घर से बाहर है तो हम क्या करें। ठीक है, देखो घर से बाहर है, भवन, वृक्ष तथा ऊपर से जाती हुई जो विद्युत लाइनें हैं, खुले स्थान को खोजें और धरती पर लेट जाए। याद रखिए हमने पहले पार्ट में पढ़ा था विद्युत से बचाव, तड़ित से बचाव। वहाँ हमने कहा था लेटिए मत, क्योंकि वहाँ शरीर को कम से कम करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ आप लेट सकते हो। ठीक है, यानी भूकंप आने पर खुले स्थान को खोजे, धरती पर लेट जाए। ठीक है, और यदि आप किसी कार में हैं, बस में हैं, तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। ये कंडीशन वहाँ भी थी तड़ित में। और ड्राइवर से कहे कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे और भूस्पंदन समाप्त होने के पहले बाहर नहीं निकले, उसके बाद ही वहाँ से बाहर आए। ठीक है, तो इस प्रकार भूकंप है उससे हम बचाव के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमें भूकंप के बारे में जानकारी पहले हो, ऐसा हमारा अभी तक टेक्नोलॉजी सिस्टम विकसित नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।